तो आज हम जो पॉडकास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं वो जैनिक के साथ करेंगे। और जैनिक ने 26 रैंक अचीव करा है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और जैनिक ने लास्ट ईयर में ये गेट रैंक अचीव करा है और वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो जैनिक, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इंजीनियरिंग की लाइफस्टाइल कैसे थी, और जब तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए थे तब क्या तुम स्टार्टिंग से गेट एग्ज़ाम टारगेट कर रहे थे, या फिर इंजीनियरिंग के टाइम तुम्हें पता ही नहीं था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? मतलब ट्वेल्थ और 11th तो एकदम हाई प्रेशर था JEE और उसकी वजह से, तो उसलिए मैंने फर्स्ट ईयर तो नियरली ऐसे चिल आउट ही था। वो सब कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो इसलिए मतलब इतना ध्यान नहीं था, पर ठीक है मतलब स्टडीज़ कर लेता था। और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ एम नहीं था कि क्या करना है। मास्टर्स का सोचा तो था, क्योंकि वो IITs का ही ड्रीम था 11th-12th में, तो वो तो मिला नहीं। पर तभी सोचा था कि करना तो है कुछ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने सोच के रखा था तभी। पर ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन तभी तो कुछ नहीं था। और सेकेंड ईयर में फिर जो प्रोग्रामिंग और वो सब आया तो उसमें इंटरेस्ट तो था एकदम। और कंप्यूटर साइंस का जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं सेकेंड ईयर में, वो सब मैंने तभी किया, तो तभी मैं पढ़ता था। और मतलब ठीक ठाक था अभी भी। पर सेकेंड ईयर में फिर मैंने जो मेरा इवन सेमिस्टर मतलब 4th सेमिस्टर स्टार्ट हुआ, तब मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि GRE भी दूँ तो वो भी 5 years तक वैलिड होता है, तो अभी दे दूँ तो एक काम ख़त्म हो जाए। तो मेरे कॉलेज में एक्चुअली सब GRE और प्लेसमेंट्स वाले ही होते हैं, गेट का इतना एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो फिर मैं सब रिसर्च कर रहा था कि क्या चूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इंडिया में ही रहना है, ऐसे बाहर जाना नहीं था अब्रॉड। तो अपॉर्चुनिटीज़ वाइज तो गेट ही बेस्ट था, तो इसलिए तब मैंने फरवरी आसपास गेट डिसाइड किया सेकेंड ईयर में। और तुमने जब डिसाइड किया कि तुम्हें सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना है, तो कितना डिफ़िकल्ट था कॉलेज के साथ गेट एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालना, या फिर कितना इजी था तुम्हारे लिए, मैं बोल सकता हूँ? किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते थे? तो मैंने सेकेंड ईयर में जब मार्च आसपास ज्वाइन किया, मार्च अप्रैल के एंड में, तो एक ही लास्ट सब्जेक्ट बचा था। मैंने एक्चुअली गेट फोरम ज्वाइन किया था क्लासेस, तभी सब तो ऑफलाइन ही था। और मेरा एक्चुअली तभी इतना रिसर्च नहीं था कि ऑनलाइन भी गेट के लिए बहुत फेमस है, और सब लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉलेज का प्रेशर होता है। तो इसलिए मैंने तभी तो गेट फोरम ले लिया। और तभी मैं इतना पढ़ता नहीं था गेट के लिए, मतलब तभी सिर्फ सेकेंड ईयर था। ऐसा लगता था कि अभी तो 1.5 साल दूर है गेट, तो बहुत टाइम है। तो मैंने नोट्स तब से बना रखे थे, मतलब क्लासेस में जाता था नोट्स एकदम प्रॉपरली बनाता था। और जो भी सर कराते थे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो तभी मैं क्लासेस में एटलीस्ट करता था। घर पे इतना नहीं करता था, घर पे भी कभी कभी कर लेता था, पर उतना नहीं जितना एक्चुअली नीडेड था तभी। तो तभी तो मैं बाकी सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है या फिर मशीन लर्निंग और वो सब कोर्सेज है, तो उस पर ज़्यादा फोकस था। और मेरे क्लासेस सैटरडे संडे वीकेंड्स में होते थे। 13 घंटे टोटल होते थे मतलब। और मेरे घर से वो 1.5 आवर्स दूर था क्लास, तो वो एक डिसएडवांटेज था तभी। पर तभी मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते वक्त ऐसा डर नहीं लगता था कि ये नहीं होगा मुझसे। मतलब तभी से ऐसा एम था कि कुछ नहीं तो ऐसे 55-60 तो आ ही जाएगा, मतलब तभी सॉल्व करने वक्त तभी सॉल्व हो जाता था खुद से, तो वो सब डर नहीं था। पर फिर जैसे ये 2020 में कोविड आया तो सब ऑनलाइन हो गया, तो फिर एकदम से लगा कि अभी तो प्रिपरेशन के लिए मतलब मेरे लिए आया है, ऐसा बेस्ट टाइम आया है। तो फिर मैंने जून से एकदम से अच्छे से प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया 2020 में। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो तुम लोग को क्लासेस शायद से बंक करने भी मिला होगा बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, मतलब तभी जो सेम चल रहा था वो तो ऐसे नल ही हो गया, तो तभी वो भी किया। तभी थोड़ा थोड़ा कर रहा था स्टार्टिंग में, और फिर जो नेक्स्ट सेम छुट्टी भी ज़्यादा मिली तो तभी अच्छे से हो रहा था फिर जून जुलाई। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं कॉलेज के साथ कैसे टाइम मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस साल वालों को गाइड मैं कर सकता हूँ कि इस साल भी सभी कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। तो तुम क्या बोलोगे कि किस तरीके से कॉलेज में लेक्चर्स देखना चाहिए ताकि तुम लोग को गेट के लिए भी टाइम मिल सके? तुम कैसे देखते थे?
देखो मेरा अगस्त में मेरा ऐसा पीरियड आया, मैंने जून जुलाई एकदम अच्छे से किया, मतलब एटलीस्ट रोज का 6 आवर्स तो हो ही जाता था। तभी वेकेशन था, हमारा कॉलेज लेट स्टार्ट हुआ। तो अगस्त में जब स्टार्ट हुआ तब थोड़ा ऐसा बर्नआउट पीरियड भी आया, और कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट करना था। वो कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो भी थोड़ा बोरिंग, मतलब टेस्ट सीरीज़ हो नहीं रहा था टाइम पे, तो वो भी थोड़ा बोरिंग पीरियड चालू हुआ था। और कॉलेज उसके ऊपर से तभी स्टार्ट हुई, तो तभी तो मैं कॉलेज देखता था, स्टार्टिंग था तभी तो बैठता था कि क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे हो रहा है सब ऑनलाइन। पर फिर बाद में तो मतलब थोड़ा बंक करना फिर भी स्टार्ट कर दिया कि मतलब कॉलेज ऑनलाइन ही है। बाद में मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी है तो लास्ट में तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के हो जाता था एक दिन पहले, तो उससे ज़्यादा गेट पे ही फोकस करता हूँ। तो ऑगस्ट थोड़ा लैग हुआ मैं, बट फिर मैंने गेट पे ही फोकस किया, मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वही मतलब एग्ज़ाम्स एक दिन पहले हो जाएगा, पढ़ के 1-2 दिन पहले करूँगा। और तुम्हारा क्या मानना है कि सीएससी वालों का सिलेबस कितना बड़ा है और उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि सीएससी वाले मैं सोचता हूँ कॉलेज के साथ ऑफ कोर्स क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा छोटा है इन कंपैरिजन टू बाकी डिपार्टमेंट्स। तो तुम कैसे सजेस्ट करोगे कि सीएससी वालों को किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? सब्जेक्ट्स को कैसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कम वेटेज के लिए आता है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, वैसे? तो सी एस मेन तो लॉजिकल ही आता है सब। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है तो फिर सी एस ई के क्वेश्चंस हो सकते हैं इजीली, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि मतलब सब न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और थियोरेटिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं वो भी लॉजिक से हो जाते हैं, कि थोड़ा एक स्टेप आगे सोच के बना सकते हैं। तो वो तो है। और सी एस के लिए अराउंड 8 मंथ्स का प्रिपरेशन इनफ है, उससे ज़्यादा मतलब अच्छा ही है, ज़्यादा जितना होगा, पर 8 मंथ मेरे हिसाब से इनफ है। और सब्जेक्ट्स और सी एस, हाँ सब्जेक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर वाला एल्गोरिदम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फ्यूचर में भी और इंटरव्यूज़ में भी बहुत काम आएंगे आगे, प्लेसमेंट्स हुआ जब तभी। और मेरे हिसाब से मैथ्स पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया था। तो मतलब गेट में मुझे थोड़े कम मार्क्स आए मैथ्स में। बाकी एप्टीट्यूड पे भी एक, अगर एप्टीट्यूड पे मतलब है नहीं इतना है, तो वो भी एक बार कर लेना चाहिए, तो उससे मार्क्स बूस्टअप होते हैं। बाकी सिस्टम्स के जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़े, तो उस पर जितना हो सके उतना कर सको तो उतना अच्छा है। तो तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, जो मेरे टाइम पे भी मुझे शायद से पता होना चाहिए था, कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, पर जो डिफिकल्ट है वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो आसान चीज़ें में तुम्हें स्कोर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आसानी से स्कोर करेंगे, जो स्पेशली जो JEE में स्कोर किए होते हैं उनका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन जो JEE अटेंड नहीं किए हैं। तो उन्हें अगर तुम्हें हराना है तो तुम्हें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे, सिर्फ टेक्निकल में स्कोर करके तुम्हारा नहीं आने वाला रैंक। और एक चीज़ और एक बोलना चाहता हूँ कि लोग है ना, एक COA सब्जेक्ट आता है तो उस पर बायसनेस रख देते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा, और छोड़ने पे आ जाते हैं कि ये छोड़ देता हूँ। नवंबर दिसंबर में भी लोग बोल देते हैं कि ये छोड़ देता हूँ। तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के लिए मतलब एक बायसनेस मत रखो, मतलब सब्जेक्ट सब कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा आते हैं, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो फिर वो हो जाएगा। इतना COA भी इतना टफ नहीं है, तो मतलब वही एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सपोज कोई सब्जेक्ट तुम्हारा इजी होगा और वो हार्ड आ गया उस साल तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और कोई हार्ड जो तुमने छोड़ दिया वही सबसे इजी पूछ लिया पेपर में, तो मतलब रैंक बहुत गंदी गिर जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने बताया है। और तुमने मेरे वीडियोस कब देखना स्टार्ट किया था, और तुम्हारे मेरे वीडियोस में से तुम्हें कौन सा लगा वीडियो कि अच्छा ये कुछ बातें प्रॉपर कर रहा है इंसान? जब मैंने पहला वीडियो देखा था 1-2, तो तभी तो लगा था मतलब कोई भी ऐसे रैंडम बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग हैं तो वैसे ही आप हो गए। पर फिर 1-2 वीडियोस मतलब टॉपिक्स देखे तो समझा कि नहीं, मतलब जो आप बोल रहे हो बहुत रियल वर्ल्ड के रिलेटेड है, मतलब बहुत अच्छा वो देगा।
तो फिर मैंने बाद में देखे हैं, तो एक पॉइंट वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक सब्जेक्ट हो जाए उसके 2-3 दिन बाद टेस्ट देने की, ताकि रिटेंशन पावर बढ़ सके। तो मैंने वैसे ही किया था कि टेस्ट जब मैं पढ़ता था तो पहले स्टार्टिंग में वैसा नहीं करता था, एक दिन के बाद ही टेस्ट दे देता था। और उसके बाद से मैंने थोड़ा वो भी स्टार्ट किया था कि ऐसे 2-3 दिन के बाद टेस्ट दूँ। और फाइनल टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे पूरा पढ़ता नहीं था, जो 2-2 सब्जेक्ट करके रिवीजन जो हो रहा था साइकिल, तो वो ही मेंटेन रखा। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तुमने करी है, क्योंकि दोनों चीज़ें गेट एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में है। अगर तुम रोज़ इसे देखोगे तुम्हें लगेगा कि शायद से मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, पर इसका परफॉर्मेंस तुम्हें गेट एग्ज़ाम में श्योर दिखे। जैसे कि जैनिक ने बताया कि टेस्ट सीरीज़ प्रिपरेशन ख़त्म होते ही फटाक से नहीं देनी है, सेमिस्टर एग्ज़ाम नहीं है कि एक सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर ले उसकी जाके एग्ज़ाम दे दिया। तो टेस्ट सीरीज़ को क्यों ना तुम रिवीजन टूल की तरह यूज़ कर सको, और तुम्हें भी पता चलेगा कि अच्छा मैं ये टॉपिक्स भूलता हूँ, अच्छा ये टॉपिक्स मुझे याद रहते हैं। तो तुम्हारा ही कहीं ना कहीं तुम्हें आंसर दे रहे कि तुम्हें किन टॉपिक्स को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग को कि रिवीजन कैसे करें, मुझे लगता है ना दिसंबर जनवरी मंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम गेट एग्ज़ाम से पहले क्या रिवीजन करने वाले हो, मतलब एक वीक पहले क्या रिवीजन करने वाले हो। तो अगर तुम ऐसी आदत बनाए हो हर एक मॉक टेस्ट में कि 10 से 10 सब्जेक्ट में रिवाइज़ करूँगा और एक मॉक टेस्ट दे दूँगा, तो तुम गेट एग्ज़ाम में कैसे करोगे 10 सब्जेक्ट रिवाइज, इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने पहले कभी वीडियो बनाया नहीं था, मैंने खुद ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, पर मुझे लगा अच्छा यार, मतलब मैं गाइड कर रहा हूँ तो 2-2 सब्जेक्ट्स भी तो कर सकता है एक इंसान। तो मैंने सोचा कि ये करना चाहिए, और मुझे बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे लोग को रैंक है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम वैसे ही एग्ज़ाम है, 2 ही सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 10 सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। और तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि तुमने ऑफलाइन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे होंगे और तुमने ऑनलाइन के भी अभी एडवांटेज में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देते होगे, तो तुम कैसे बोलोगे कि एक स्टूडेंट को अभी के टाइम पे कि उसे क्या प्रीफर करना चाहिए और क्यों से कैसा उसका टाइम बच सकता है अगर वो ऑनलाइन चूज़ करेगा? सो गेट के लिए तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही बेटर होगा, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक दिन का, और ट्रैवलिंग या होगा तो उससे भी थोड़ा मेंटली टैक्सिंग हो जाता है और टायरनेस आ जाती है। और डाउट्स पूछना इम्पॉर्टेंट है, तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें पता है कि इधर डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व हो रहे हैं तो वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सब डाउट्स जो आए वो तभी के तभी सॉल्व हो जाने चाहिए, उस पर लैग नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में डाउट्स क्लियर होते हैं? ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन में तो इतना डाउट्स नहीं होता, सेशंस होते हैं कभी कभी, पर जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी जाना रहता है, क्योंकि उनका वो फ्लाइट टिकट्स वैसे ही रखी रहती है, तो डाउट सॉल्व नहीं होते, वो सब नंबर्स दे के जाते हैं। पर फिर भी एक सर थे हम लोग के गेट फोरम में, वो मेरे साथ पूरा मतलब मेंटर जैसे ही थे, जो गितिन सर करके, तो उन्होंने पूरा टाइम मतलब सपोर्ट किया है अभी तक, मतलब सब टिप्स देते थे और सब डाउट्स भी सॉल्व करते थे। पर सब सर उनके जैसे नहीं होते, तो नहीं मतलब रिस्पॉन्ड नहीं भी करते या नंबर भी नहीं देते, फिर प्रॉब्लम होता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ऑफलाइन में अगर तुम जाके सोच रहे हो कि मैं डाउट पूछ सकता हूँ, तो 500 लोगों के बीच में तुम डाउट कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें खुद को ही शर्म आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग जब भी ऐसे ऐसे मुंडी हिलाएंगे तो तुम सोचोगे अच्छा इन्हें समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस डाउट्स ऐसे पूछने वाला हूँ। पर ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है, तभी के तभी तुम मैसेज लिख सकते हो कि चैट में कि मुझे समझ में नहीं आया सर, और उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके ऊपर लोग बैठे हैं वो भी उसे देख रहे हैं कि वो डाउट सॉल्व कितना कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ऑनलाइन वर्ल्ड में। और दूसरा बेनिफिट कि तुम अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड कर सकते हो। क्लासेस में तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा ऑफलाइन में, और तुम्हें लेक्चर भी वापस रिवाइंड नहीं कर सकते तुम, अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लाइव लेक्चर है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो वापस से 10 बार देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और मुझे लगता है गेट एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअली में लेक्चर में भी जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो भी बहुत ज़्यादा इनाफ होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है क्या? तुम्हारे लेक्चर्स में जो तुम्हारे नोट्स बनाए थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं? लेक्चर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और मतलब कॉन्सेप्ट तो वहीं पे बिल्ड होते हैं और कॉन्सेप्ट्स की एग्ज़ाम है, पर जो सॉल्विंग पार्ट है उससे एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मैंने सॉल्विंग उसी वही रिस्पेक्ट में किया है कि एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि गेट में कुछ कह नहीं सकते कौन सा प्रॉब्लम कैसे क्या आने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। तो वही तुम वो बराबर बोल रहे हो, हमेशा लोग यही बताते हैं, पर जो तुम बोल रहे हो अगर हम सोचें अच्छी तरीके से, एक्यूरेसी का बात तब आता है जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर इंसान को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि अच्छा ये फॉर्मूला मैं कहाँ पे फिट कर सकता हूँ, हमेशा फॉर्मूला फिटिंग का गेम खेलते रहता है, तो गेट एग्जाम में फंस जाता है, क्योंकि वो लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली तो समझ नहीं पाया था ऑफलाइन में। तो वो क्या करते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला में अप्लाई कैसे, किस किस कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, वो सिर्फ वो पता करते रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, पर वो सब में वर्क नहीं करेगा। एक अच्छी कहानी जब तुम्हारे पास आएगी क्वेश्चन की, जो अच्छी कहानी फ्रेम होती है आईआईटी से क्वेश्चंस में, तो तुम वहाँ पे अटक जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ रैंकर्स की, पर मुझे पता है 18% लोग ही सिर्फ क्वालिफाई हो पाते हैं, सिर्फ 18%। मतलब लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे। तो जो समझ नहीं पा रहे इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लेक्चर से कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पता है। अगर तुम लेक्चर भी पूरा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लोगे ना, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा 26 रैंक आया है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 रैंक आया है, उस इंसान ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं किए, पर उसने वीडियोस बहुत ज़्यादा पढ़े। क्योंकि वो 3rd ईयर स्टूडेंट है, उसके पास टाइम ही नहीं था, उसने जून के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो कॉन्सेप्ट कितना तुम समझ सकते हो, क्योंकि फाइनली बात क्या है कि असाइनमेंट सबमिट करके दिखाना नहीं है आईआईटीज़ के प्रोफेसर को कि मैंने इतने टेस्ट सीरीज किए, मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं। बात यह है कि तुम अननोन क्वेश्चन समझ सकते हो कि नहीं, उसे क्रैक कर सकते हो कि नहीं, राइट। तो तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे, मुझे पता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली गेट का माहौल नहीं है। जैसे तुमने अपने कॉलेज का बताया, मैं पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ कि गेट का माहौल नहीं है। तो तुम क्या सजेशन दोगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी का इंसान भी क्रैक कर सकता है कि नहीं? अगर उसे क्रैक करना है तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सोर्सेज भी बताओ सीएससी के लिए। हाँ, तो सेल्फ स्टडी करना हो तो NPTEL के वीडियोस मैंने देखे नहीं थे, पर सुना है कि वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये गेट ओवरफ्लो करके वेबसाइट है, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने उधर से ही सॉल्व किए थे। और क्योंकि वहाँ पे डाउट्स, वो कमेंट सेक्शंस होते हैं, तो डाउट्स भी वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्यूशंस दिए हुए हैं, और रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। सोल्यूशंस कहाँ से, मतलब किस रिसोर्स को देख के वो सोल्यूशन आ सकेगा, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, उसमें पेपर्स होते हैं, तो वो रिसोर्स बहुत अच्छा लगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चैनल्स हैं जहाँ पे आप एटलीस्ट रिवीजन कर सकते हो, कुछ टॉपिक भूल गए तो। और एक सजेशन था कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जो अब तो MSQ भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो जो क्वेश्चंस में वो सब आता है कि 1 और 2 ओनली, पहले वैसे आते थे MCQs की बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो उसको भी बिना ऑप्शन देखे MSQ की तरह ही करना है। और जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स और वो सब मेथड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम पूरा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अभी क्वेश्चंस NIT में भी वो लोग बहुत सारे कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो पहले डायरेक्ट MCQs आते थे उसको NIT बना के डाल रहे हैं, तो NIT आ गया तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन या ऐसा कोई मेथड तो वर्क ही नहीं करेगा। तो वही है। और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी इतना हार्ड नहीं है कुछ गेट करना क्रैक, सिर्फ एक माइंडसेट है कि हैदराबाद और दिल्ली वाले ही क्रैक करेंगे लोगों का नहीं है, क्योंकि इस बार CS का टॉपर भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही है। अच्छा। तो गेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो एप्टीट्यूड ही चेक कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो मार्क्स आ जाएंगे। मैटर ही नहीं करता कि तुम कौन से जगह से कर रहे हो या फिर कौन से क्लासेस में पढ़ रहे हो। तुम अगर सोच रहे हो कि अच्छा इस क्लासेस में इतने रैंकर्स है, तुम्हें पता भी नहीं हो रैंकर उस क्लास में से पढ़ा है कि नहीं। मैटर तुम किसी भी क्लासेस में से अगर ढंग से पढ़ाई करोगे और जो भी चीज़ें तुमने डिस्कस की, अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करोगे तो रैंक आएगा तुम्हारा। ज़रूरी नहीं है अंडर 50 आए, अंडर 100 आ सकता है, अंडर
200 वालों को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइट। तो एक डिसेंट रैंक अगर तुम्हें स्कोर करना है तो तुम ला सकते हो प्रॉपर तरीके से काम करके। और जैसे कि तुमने बताया कि ऑप्शंस के बारे में, तो मैं ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें बाकी सारे ऑप्शंस क्यों उस आंसर में नहीं है, जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, थियोरेटिकल क्वेश्चन में, क्योंकि एक ऑप्शन तुमने चलो चूज़ कर लिया, पर बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं है, अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकता है। और वैसे ही क्वेश्चंस MSQ के लिए भी हेल्प करेंगे, मतलब ऐसी अप्रोच कि बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं है इस आंसर के करेक्ट। तो थैंक यू जैनिक आने के लिए, और थैंक यू मेरे चैनल पे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे 4000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो, कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं एमटेक, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो, और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।